Hello friends, I Digvijay. I welcome you all on our YouTube channel Geo Classic Knowledge and Facts। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत ही ज़ोर शोर से और अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा में लेकर जा रहे होंगे आप लोग। और अब तो आपके एग्ज़ाम्स दिन पर दिन नज़दीक आ रहे हैं। अब तो आपको पता है कि SSC GD का भी फॉर्म निकल चुका है। तो आप लोग अब अपनी पढ़ाई में ज़रा सा भी लापरवाही मत बरतें और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी गति प्रदान करें और वो भी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि सम रीजंस थे इसके पीछे, और काफ़ी सोच विचार करने के बाद आज से मैं फिर से अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सीरीज़ चल रही थी उसमें आज यूरोप कॉन्टिनेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे ग्रेड C का हो, चाहे D का हो, चाहे आप ग्रेड A का हो, आप मेरे वीडियोस को आप लास्ट से फर्स्ट तक देखा करिए। अगर मैंने किसी भी कॉन्टिनेंट के अगर 5 पार्ट बनाए हैं तो आप पाँचों देखिए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करिए। अगर आपका वो गलत हो जाता है तब आप कमेंट करिए, मैं उसका आपको उत्तर देता हूँ। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर अच्छे से पढ़ें मेरे वीडियोस तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी भी एग्ज़ाम का गलत नहीं होगा। ये मैं आपको जो है सेटिस्फाई करता हूँ इस बात के लिए, और आप खुद इसका मूल्यांकन करिए, आप वीडियोस को देखिए। तो चलिए हम लोग आज यूरोप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूरोप की स्थिति और विस्तार को जानेंगे कि कहाँ सीमा है इसकी, कैसी क्या है, कैसे देश हैं, कितना क्या है। चलिए देखते हैं। यूरोप की जो सीमा सबसे जो प्रमुख है महाद्वीप से, वो एशिया से ही मिलती है। तो सबसे पहले हम एशिया और यूरोप को अलग करने वाली सीमा जो है उसको समझते हैं। तो देखिए, ये एक यूराल पर्वत है, ठीक है, यूराल माउंटेन्स। इसको हम एक काल्पनिक रेखा के रूप में मान लेते हैं कि ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक, यूराल पर्वत के दक्षिण में आप जब जाओगे तो यहाँ पड़ता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से आगे आप बढ़ोगे तो काला सागर पड़ता है। जब आप थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ोगे, काला सागर के बाद ये जो एरिया पड़ता है ये आपका पड़ता है भूमध्य सागर, यानी मेडिटेरियन सी। तो ये इसकी सीमा बनाता है, ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। आप समझ गए कौन कौन? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और ये भूमध्य सागर। नाम इसका लिख देता हूँ, मेडिटेरियन सी। ओके, ये भूमध्य सागर हो गया, ये इसकी सीमा बनाता है। इसके बाद अब हम लोग इसका पश्चिमी जो सीमा है वो बता देते हैं। तो पश्चिमी में क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, उत्तरी अंध महासागर। और उत्तर में इसके क्या है? उत्तर में आप सभी जानते हैं कि आर्कटिक महासागर है। क्लियर? ये बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग चलिए इसकी सीमा, तो ये बाहर की सीमाएं हो गई। अब हम बात करते हैं इस पे आगे चल करके कि जो यूरोप है, यूरोप अकेले इतना बड़ा नहीं है। इसमें लगभग आधा या 1/3 पार्ट तो रूस का है। रूस दो महाद्वीपों में फैला है, एशिया में भी फैला है, यूरोप में भी फैला है। जो रूस का एशियाई भाग होता है उसको हम लोग साइबेरिया बोलते हैं। कौन सा? साइबेरियाई भाग। एशिया वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइबेरिया। क्लियर? और जो आपका पश्चिम में, यूराल पर्वत के पश्चिम में, अर्थात जो यूरोप में भाग आता है, वहाँ पे इसकी राजधानी मॉस्को है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। हम बात करते हैं यूरोप को जो है यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। इतना क्योंकि एशिया का ही हिस्सा है, क्योंकि एशिया का ही देश है आपका रूस, या यूँ कह लो रूस जो है एशिया और जो है यूरोप दोनों में आता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है।
समझ रहे हैं आप? पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास मीन्स प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। समझिए प्रायद्वीप क्या होता है? कोई ऐसा स्थलखंड जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हो, और इसके कई सारे देश ऐसे ही हैं जो भूमि से घिरे हुए हैं। तो यूरोप कई सारे प्रायद्वीपों का एक बड़ा सा प्रायद्वीप मान लिया गया है इसको। अब हम कुछ प्रायद्वीपों के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी प्रमुख हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रायद्वीप हम आपको बताते हैं, वो है आइबेरिया का प्रायद्वीप। आइबेरिया का प्रायद्वीप कहाँ है? आप मैप मेरे साथ बहुत ही गहन अध्ययन करिए और मैप को अपने सामने रखिए। एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट आपके हाथ में होनी चाहिए। देखिए ये है आइबेरिया का प्रायद्वीप। ये जो इसका दक्षिण पश्चिमी जो विस्तार है, कोना, ये इतना पूरा आइबेरिया का प्रायद्वीप। पहला लिखता हूँ इधर, आइबेरिया, आइबेरिया का प्रायद्वीप। इसमें 2 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे जो है दक्षिण पश्चिमी कौन सा है? पुर्तगाल। उसके बाद स्पेन, पुर्तगाल आपका, और उसके बाद स्पेन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी सबको पता होगी, लिस्बन। और स्पेन की जो है वो क्या है? मैड्रिड। खास बात इसमें ये भी याद रखना कि पुर्तगाल की जो राजधानी है वो कहाँ है? वो तट पर स्थित है। देख पा रहे हैं आप? ये देखिए पुर्तगाल की राजधानी तट पर है, मगर स्पेन की राजधानी बीच में है, तट पर नहीं है। समझ गए आप? ठीक। पहला प्रायद्वीप हमने बताया आइबेरिया का प्रायद्वीप। दूसरा समझिए, ये साइबेरिया नहीं है, आइबेरिया का प्रायद्वीप पता लगे आप लोग साइबेरिया समझ गए। दूसरा हम लोग बात करते हैं जूटलैंड का प्रायद्वीप। जूटलैंड, जूटलैंड का प्रायद्वीप। जूटलैंड का प्रायद्वीप कौन सा है? आप देखेंगे यहाँ फ्रांस के जो है उत्तर पूर्व में है जर्मनी से सटा हुआ ये थोड़ा सा इसके ऊपर निकला हुआ एक भाग है भूमि का, जो कि जिसका कुछ हिस्सा जो है स्वीडन से भी मिलता है, छिछड़ा हुआ है इधर, यहाँ पे। ये मैं इधर बनाता हूँ। ये आप देखिए, ये है जर्मनी। इसका कुछ भाग ऐसे कुछ उठा है और कुछ भाग ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आपका स्वीडन है। स्वीडन, तो स्वीडन से भी मिला हुआ है, ये डायरेक्ट इधर नहीं छूता है। तो आप देखिए, अब ये जो स्थलाकृति है, इधर से भी गिरी है, इधर से भी गिरी है, इधर से भी गिरी है, तो ये प्रायद्वीप है। इसको जूटलैंड का प्रायद्वीप कहते हैं। जूटलैंड। इसमें कौन सा देश आता है? इसमें एकमात्र देश आता है डेनमार्क। डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपनहेगन। कोपनहेगन। क्लियर? तो ये हम लोगों ने 2 प्रायद्वीप पढ़ लिए। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का प्रायद्वीप है जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। इसमें 3 देश आते हैं। देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। कौन कौन से आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों देश आते हैं। अब ये भी प्रायद्वीप है। कैसे? ऊपर आपका कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर। दक्षिण में कौन सा है? बाल्टिक सागर। और आपका पश्चिम में कौन सा है? उत्तरी सागर, यानी नॉर्थ सी, नॉर्दर्न सी, इधर बाल्टिक सी, इधर आर्कटिक सी। ठीक है, तो ये 3 सागर है, प्रायद्वीप है। एक खास बात ये कि जो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तीनों की राजधानियाँ कहाँ हैं? बाल्टिक सागर तट पर हैं। अब नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की है ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की आप बताएंगे?
चलिए मैं ही बताता हूँ, हेलेंस्की। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ अध्ययन करते रहिए, आपकी मैं बारीकियाँ सब क्लियर कर दूँगा। अब एक ख़ास बात जो मैंने यहाँ पे नहीं बनाई है, आप समझिए वो क्या है। जो नॉर्वे का तट है वो जैसा मैंने बना दिया इस तरह का नहीं है। रियलिटी में नॉर्वे का जो तट है, पश्चिमी तट, वो कुछ ऐसा ऐसा है, इस तरह का छिछड़ा हुआ समुद्र, जिसमें समुद्र का पानी अंदर आता है। तो यहाँ कौन सा समुद्र है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। आप मेरे साथ फैक्ट को समझिए बस, मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ कुछ भी। तो ये पानी आता है। इस प्रकार के जो छिछड़े तट होते हैं, लैगून टाइप के जो बने होते हैं, उनको कौन से तट हम बोलते हैं? इस प्रकार का तट होता है फियोर्ड तट। फियोर्ड तट। दुनिया में सिर्फ 2 फियोर्ड तट के उदाहरण हैं। एक तो ये मैंने बताया, एक मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आप वहाँ से देख के बताइएगा कि वहाँ पे किस देश का जो तट है फियोर्ड तट है। अगर आप देख चुके हैं तो आप कमेंट करके उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये है नॉर्वे का फियोर्ड तट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में जानते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में, ये तो 3 जो देश हैं ये प्रायद्वीप में हैं, लेकिन 5 देश स्कैंडिनेवियाई देश बोले जाते हैं। 5 कौन से? ये प्रायद्वीप में आते हैं, लेकिन स्कैंडिनेवियाई देशों की अगर बात करें, मैं रफ करके लिख दूँ। अच्छा चलिए देखिए, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़, वो इसमें 3 तो ये होंगे प्लस 2 और जुड़ जाएंगे। एक तो आता है डेनमार्क, और 5वां नंबर का आ जाएगा आपका आइसलैंड। अब इनकी बात समझिए। देखिए, चूँकि ऊपर का है, आर्कटिक महासागर के पास है, तो जाहिर सी बात है हमेशा ये बर्फ़ से रहेगा। तो एक रेखा जाती है जो कि काल्पनिक रेखा है, जिसका नाम है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 66.5 डिग्री जो है नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। अब वो समझिए काल्पनिक रेखा है, जिसको आर्कटिक महावृत्त भी कहते हैं। चूँकि आर्कटिक महावृत्त जहाँ जहाँ से भी गुजरता है, मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका में पढ़ाया है, कनाडा से जहाँ जाता है पूरा बर्फीला इलाका है, उसी तरह यहाँ से भी जाता है ये आइसलैंड और ये आपका पूरा इधर, तो ये भी बर्फीला इलाका है। दैट्स वाई स्कैंडिनेवियाई देशों में आइसलैंड को भी शामिल कर लिया गया। अब डेनमार्क को क्यों शामिल किया गया? डेनमार्क का कुछ हिस्सा जो है यहाँ मिलता है आपका स्वीडन में, यहाँ से छिछड़ा हुआ भाग जो है इसमें मिल चुका है, इस वजह से आपका डेनमार्क भी आ गया। तो ये 5 देश स्कैंडिनेवियाई देश हैं। अब बात करते हैं, आपको आइसलैंड के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं। जो आइसलैंड है, आइसलैंड की राजधानी क्या है आपको पता है? नहीं पता है? रिकजाविक। हो सकता है स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो, आप उसको देख लीजिएगा। रिकजाविक ये जो है न केवल यूरोप में बल्कि पूरे जो है आपका पूरे जितने भी महाद्वीप हैं, पूरे विश्व में सबसे उत्तरी राजधानी है। कैसी? सबसे उत्तरी राजधानी, यानी मोस्ट नॉर्दर्न कैपिटल जो है आइसलैंड की है वो है रिकजाविक, सबसे उत्तरी, जो कि आर्कटिक महावृत्त के सबसे समीप है। महावृत्त पर नहीं है मगर सबसे समीप है। ये देखिए मैंने यहाँ पे टच नहीं किया है, ये दूर है। ठीक है, तो आप समझ गए बात रिकजाविक के बारे में भी। अब हम लोग एक अन्य प्रायद्वीप की बात करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है चौथा कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप, चूँकि कोला प्रायद्वीप आपका यहाँ है, ये आपका है कोला यहाँ पे है। ठीक है, तो जो कोला प्रायद्वीप है, कोला प्रायद्वीप पे रूस का अधिकार है, समझ रहे हैं? हाँ, तो कोला प्रायद्वीप पे रूस का अधिकार है। अब चूँकि आप समझिए, और ये यहाँ पे व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कहेंगे कि सर जब ये बर्फीला इलाका है
तो यहाँ व्यापार कैसे हो पाता होगा, यहाँ कैसे जहाज आएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि जो ब्रिटेन के धनी देश हैं, जो ब्रिटिश महाद्वीप है ये पूरा आपका, जो ब्रिटिश पूरा आपका द्वीप है, जो ब्रिटेन वगैरह है, यहाँ से सारे जहाज आते हैं कोला प्रायद्वीप पे, यहाँ से ईंधन ईंधन ले जाते हैं, यहाँ पे खूब सारे जहाज आते रहते हैं। लेकिन जब ये बर्फीला इलाका है तो जहाज कैसे आएंगे भाई। एक तो सबसे बड़ा कारण 66.5 डिग्री जो है आपका महाव्रत, ये गुजरता है यहाँ से। दूसरी बात, सूर्य की किरणें वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं, इस वजह से हमेशा साल भर बर्फ़ जमी रहती है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे जहाज जा पाते हैं। तो बेस्ट रीज़न ये है कि आप इधर जानते हैं कौन सा महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर से एक धारा उठती है जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा। कौन सी? उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा, समझ रहे हैं, यानी नॉर्थ अटलांटिक हॉट हॉट स्ट्रीम, समझ गए। तो ये आपकी जो है जलधारा ये जाती है। अब इसमें क्या होता है, इससे बर्फ़ पिघलती है और जहाज इसके सहायता से यहाँ से उठ करके जहाज ये पूरा जाते हैं। और ये कोला प्रायद्वीप में एक स्थान है जिसका नाम है मुर्मुस्प। मुर्मुस्प यह बंदरगाह है और बहुत ही व्यस्ततम बंदरगाह है बर्फीले क्षेत्रों का, समझ रहे हैं। तो दुनिया में सभी बर्फीले क्षेत्रों में सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? मुर्मुस्प। कहाँ है? कोला प्रायद्वीप में। आपके सारे फैक्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और अंदर चलकर चर्चा करते हैं, जानते हैं यूरोप के बारे में। मेरे हिसाब से जितना मैंने ये बताया है आपका काफ़ी नॉलेजफुल होगा। अब हम लोग कुछ पर्वतों की बात करते हैं जिनसे और भी इसके देशों के बारे में जानना आसान होगा। तो समझिए, सबसे पहले एक पर्वत की बात करते हैं, पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज आप मैप में मेरे साथ अध्ययन करिए साथ साथ। पिरेनीज पर्वत ये कहाँ है? ये फ्रांस और स्पेन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्पेन के मैड्रिड, आपको पता है। ये फ्रांस है, ये स्पेन, इस सीमा पे एक पर्वत है यहाँ पे, उसका नाम कौन सा है? पिरेनीज पर्वत। तो हम कह सकते हैं फ्रांस को स्पेन से कौन अलग करता है? पिरेनीज पर्वत। ओके, दूसरा पर्वत मैप में दिख रहा है आपको? जी हाँ, दिख रहा है। दूसरा पर्वत है आपका आल्प्स पर्वत। आल्प्स ये कुछ हिमालय की तरह है, आगे पढ़ाऊँगा जब इटली के बारे में और ज़्यादा जानकारी दूँगा। देखिए, आल्प्स पर्वत जो है ये आपका थोड़ा मैप में आप समझिए। आल्प्स पर्वत कुछ यूँ है, ये फ्रांस और इटली की सीमा बनाता है। ये सब इटली का भाग है, ये फ्रांस का भाग है। फ्रांस और इटली की सीमा पे कौन सा है? आल्प्स पर्वत, फ्रांस और इटली। लेकिन आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक। क्या नाम है इसका? माउंट ब्लैंक। ये कहाँ है? ये इटली में है या फ्रांस में? तो भाई साहब ये फ्रांस में स्थित है, ठीक है, लिख देता हूँ, फ्रांस में। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग आगे और बात करते हैं फिर पर्वतों की। एक है जूरा पर्वत, यहाँ देखिए नंबर 3, जूरा। जूरा से याद रखिए जूरिक। जूरिक कहाँ? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड और किसकी सीमा बनाता है? स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड। आप सोच रहे होंगे बार बार फ्रांस का नाम आता है, क्योंकि फ्रांस यूरोप में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है। आपको फ्रांस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। फ्रांस को ऐसा समझाऊंगा आप सपने में भी फ्रांस याद करेंगे। अब एक और पर्वत की बात कर लीजिए जिसका नाम है, आ जाएगा इधर,
वासजेस पर्वत काफ़ी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वासजेस, क्योंकि ये साधारण पर्वत नहीं है कोई, यह एक वलित पर्वत है जिसको ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। अब ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं आगे बताऊंगा जब इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ब्लॉक पर्वत और बाकी जो माउंटेन्स मैं अलग से एक टॉपिक लूँगा तो वहाँ पे और डिटेल में दूंगा वासजेस क्या है। तो बस आप ये जान लीजिए वासजेस पर्वत जो है फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। ये मैंने बता दिया। यहाँ पे आपका स्विट्ज़रलैंड की सीमा यहाँ से बनाता है ये आपका जूरा पर्वत। जर्मनी फ्रांस की सीमा ये बना रहा है आपका वासजेस, जर्मनी प्लस फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस की सीमा कौन बनाता है? वासजेस। तो मैंने कितने पर्वत बताए? पिरेनीज, आल्प्स, जूरा, वासजेस। आपको इतने पर्वत याद रखने हैं, ये देशों की सीमाएं बना देते हैं, ठीक। इस प्रकार से हमने देशों को आपको समझाया। कुछ और भी आप देश के बारे में जानें तो जैसे अब इटली के बारे में ही थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इटली जो है, इटली के अंदर दुनिया का सबसे छोटा देश है जिसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। और छोटा तो है ही है, प्लस इसकी एक और ख़ास विशेषता है कि यह कोई साधारण देश नहीं, तट पर नहीं है। ये जो इटली की राजधानी है रोम एक शहर है, सिटी है, और ये ऐसा देश है जो सिटी के अंदर बसा हुआ है, मतलब सिटी के अंदर बसा है। यानी आप समझ रहे हैं किसी शहर के अंदर कोई देश होना, तो दुनिया में इकलौता देश है वेटिकन सिटी। इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है, कितना है? 0.44 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 0.44 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ लोगों की संख्या आपको बता दूं, हैरानी होगी, 865 से 70 के बीच में है यहाँ पे लोगों की संख्या। तो यहाँ इससे ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं और इसको देश घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और दूसरी बात, ये मैंने बताया कि स्थलरुद्ध देश है, स्थलरुद्ध देश है, ठीक है। और जो इटली है, इटली में 2 स्थलरुद्ध देश हैं, एक दूसरा भी स्थलरुद्ध देश है। आप उसको बताएंगे? कमेंट करके बताइएगा। चलिए कमेंट क्या, मैं खुद बताता हूँ, आप देखिए। एक तो मैंने बताया कि वेटिकन सिटी है, और दूसरा कौन सा है? सैन मैरिनो, ठीक है। सैन मैरिनो कहाँ है? सैन मैरिनो जो है इटली का पूर्वी तट जो है यहाँ पे, वो तट पर स्थित है, तट के थोड़ा सा पहले, बस तट पे नहीं, क्योंकि स्थलरुद्ध है, पूर्वी तट के पास स्थित है। और आपका वेटिकन सिटी ये तो अंदर ही है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इटली के बारे में जान लिया आपने वेटिकन सिटी के बारे में जान लिया, और ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश वो भी यूरोप में है। तो आप कितने फैक्ट समझ रहे हैं? देखिए उसका नाम क्या है? मोनाको कहाँ पर है? तो मोनाको पड़ता है फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर। देखिए ये है फ्रांस, ये है इटली आपका, इस जगह पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे पड़ता है आपका मोनाको। कहाँ है? फ्रांस और इटली की सीमा पर, फ्रांस इटली की सीमा पर पड़ता है, ठीक है। तो ये छोटा तो है लेकिन इसको तट प्राप्त है, यानी ये भूमध्य सागर है आपका, मेडिटेरियन सी, यहाँ पे इसको समुद्र का जल भी मिल जाता है। तो ये आपको पता चल गया। कई सारे फैक्ट आपने जाने कि यूरोप में दुनिया के 2 सबसे छोटे देश हैं। यूरोप के इटली में अच्छा देश कौन कौन से हैं? पहला है आपका वेटिकन सिटी, दूसरे नंबर का है मोनाको। दूसरी बात, इटली के अंदर ही 2 स्थलरुद्ध देश हैं, पहला वेटिकन सिटी, दूसरा सैन मैरिनो। ये आपको इधर फैक्ट पता चल गया, ठीक है।
अब आपको बाल्टिक सागर जो है, देखिए कहाँ है बाल्टिक सी, ये है बाल्टिक सागर, ये है जो कि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का दक्षिण में है। इसके तट पर 3 देश हैं। बाल्टिक सागर के तट पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन तीनों की राजधानियां हैं, लेकिन बाल्टिक सागर तट पर देश भी स्थित है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये तीनों देशों के नाम मैं बताता हूँ, राजधानी आप बताओगे। मैं बताता हूँ इनका क्रम जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ टू नॉर्थ बाल्टिक। तो पहला कौन सा है? लिथुआनिया। आप मैप में देख पाएंगे, लिथुआनिया। मे बी स्पेलिंग मिस्टेक बट यू कैन अंडरस्टैंड। लिथुआनिया। दूसरा आपको बताता हूँ, लिथुआनिया के बाद पड़ता है आपका लाटविया। यहाँ है लिथुआनिया, ये है आपका लाटविया, और ये है इस्टोनिया। ठीक है, कौन सा है ये? लाटविया। और थर्ड है आपका इस्टोनिया। लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, ये कहाँ है? बाल्टिक सी के कोस्ट पर स्थित है, तट पर स्थित है, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। तो ये आपका क्लियर हो गया। मैंने बहुत बताया यूरोप के बारे में आज, और आई थिंक अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा आज के वीडियो में। बाकी का पार्ट बाकी का भी जो है नॉलेज अगले वीडियो में आपसे शेयर की जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट, ये आप अपना परिवार समझिए और इसको प्रोत्साहन दीजिए, इसमें और लोगों को जोड़िए। जितना बड़ा समूह होगा, जितना आपका कंपटीशन बढ़ेगा, जितना आपको नॉलेज मिलेगी, आप उतना ही प्रोग्रेस करोगे। अगर आपको ये वीडियोस मेरे नॉलेजेबल लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इनको शेयर करिए एज मच एज यू कैन, और हर उस बच्चे तक पहुंचाइए प्लीज़। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जिसको इसकी खास ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो प्लीज़ हेल्प मी, एंड उन लोगों को ज़रूर पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है, और वो अच्छी फीस देकर भी बेचारे नहीं पा पाते हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए। ठीक है, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबाएं, और लाइक तो करना ही है आपको, शेयर आपका कर्तव्य बनता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।